हम लोग बात करेंगे स्वतः प्रक्रम की। अब स्वतः प्रक्रम में दो लॉजिक देखा जाता है। अगर आप पेपर को क्वेश्चन को इजी करते हैं तब आप बोलते हैं कि केवल आप निकाय लीजिएगा और निकाय के लिए डेल्टा जी निकाल दीजिएगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो मैं बोलूँगा कि ये प्रक्रम स्वतः माना जाएगा। लेकिन अगर इसी लॉजिक को आप एंट्रोपी से कवर करते हैं तब आप निकाय की बात नहीं करेंगे, तब आप ब्रह्मांड की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द्वितीय नियम ऑफ ऊष्मागतिकी। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का साइन अलग अलग है। यहाँ पर निकाय के लिए जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब स्वतः बोला जाएगा, और जब ब्रह्मांड की बात करेंगे एंट्रोपी में तब वो पूरा का पूरा आपका ब्रह्मांड का लेना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव डेटा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर आज केवल बात करते हैं एंट्रोपी की तो बोला जाएगा कि एक फॉर्मूला आपने कवर किया होगा ds इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसे पे हम अगर स्टडी करते हैं तो ds का जो फॉर्मूला था वो आपने कहा क्यू अपॉन टी, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपने बोला था कि फॉर्मूला बन जाएगा डी माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। डी का फॉर्मूला क्या था, बोलेंगे एन सी वी डी टी डिवाइड बाई टी, और बाद में यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी एक्स नॉट डी वी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एन सी वी डी टी अपॉन टी, और ये बन जाएगा पी अपॉन टी डॉट डी वी। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो फर्स्ट आपको फंक्शन तो समझ में आ जाएगा कि ये बन जाएगा एल एन टी टू अपॉन टी वन, प्लस जब आप बात करते हैं यहाँ पर कहीं पर पी वी इक्वल टू एन आर टी की तो क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन टी को आप लिख सकते हैं एन आर अपॉन वी। सोचिएगा, और ये जैसे ही मैंने कॉपी किया तो मुझे पता चला कि ये बन जाएगा एन आर अपॉन वी डॉट टी वी। ध्यान दीजिएगा क्या आपको बताया जा चुका है कि n समाकलन से बाहर जाएगा, चूँकि n नियत है, इसका मतलब कंटेनर में कोई भी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब n परिवर्तित नहीं होना चाहिए। r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसलिए वो बाहर चला जाएगा। और फाइनली जब आप इसको समाकलन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस बन जाएगा एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। और ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पर हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को स्टेप वाइज लिखा गया है। ये फॉर्मूला जो मैंने प्रूफ किया है, ये प्रूफ तो किया है मैंने उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल किया तो पता चला ये प्रक्रम सदैव आपका वैलिड होता है, मतलब चाहे वो प्रक्रम उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय हो। और इसीलिए इस फॉर्मूले पे हम 3 कंडीशन लगा देते हैं कि आदर्श गैस होनी चाहिए, सीपी सीवी को हम चूँकि ऑपरेटर के बाहर लाए थे तो वो आपका नियत होना चाहिए। मैंने जो डेरिवेशन किया वो उत्क्रमणीय के लिए किया है, लेकिन ये फॉर्मूला अनुत्क्रमणीय के लिए भी सत्य होता है। कॉपी कीजिएगा, लिखना पड़ेगा आपको इसको रफ कॉपी पे, अगर आप IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेन और नीट वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसे ना करें तो ही बेनिफिट है, क्योंकि इससे दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपका। अब इस थ्योरी से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सिंगल क्वेश्चन करेंगे इसमें, वो करेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। उत्क्रमण के लिए आपको दिया गया है रुद्रोस में, और आपने जैसे ही कहा ds इक्वल टू क्यू अपॉन टी तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं उत्क्रमण के लिए क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला कब नहीं लगाया जा सकता, बोलेंगे जब क्यू अपॉन टी अनुत्क्रमणीय होगा। तो अगर आपने बोल दिया कि प्रक्रम ही उत्क्रमणीय है तो अपना क्यू अपॉन टी लगाइएगा, और रुद्रोस प्रक्रम के लिए जैसे ही डेटा 0 होगा तो ds की वैल्यू 0 होगी, और ds की 0 होगी तो इसका मतलब इनिशियल और लास्ट में जो आपका अंतिम पद है उसके बीच में भी परिवर्तन नहीं होगा। और अगर डेल्टा एस आपने जो निकाला है वो निकाय माना जाएगा। अब जब जिस कमरे में बैठा हुआ हूँ अगर इसने ऊष्मा बाहर नहीं भेजी तो वातावरण को भी ऊष्मा नहीं मिलेगी, और वातावरण को अगर ऊष्मा नहीं मिलेगी तो ये पर्टिकुलर बन जाएगा Q सराउंडिंग डिवाइड बाई T सराउंडिंग, और ये जो आपका डेटा होगा वो हो जाएगा 0। 0 होने का मतलब हुआ कि आपने कहा कि पर्टिकुलर फॉर्मूला तैयार हो गया। बहुत से लोग बोलेंगे कि जब आपने उत्क्रमणीय बोला है तो कुछ भी लगा सकते हैं, और फुल एंड फाइनली अगर आपका 0 आया तो आप ये बता सकते हैं कि ये प्रक्रम स्वतः होगा, अस्वतः होगा या साम्यावस्था में होगा।
लेकिन इस चैप्टर में डेल्टा एस निकाय नहीं निकाला जाएगा, निकाय वातावरण दोनों के मिला के ब्रह्मांड बताया जाएगा। ये क्वेश्चन तो इजी था। देखते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपका आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब अगर जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, आग लग जाए या एसी चल जाए, जो भी आप चाहते हैं, तो क्या मंगल ग्रह का टेम्परेचर बदलेगा? बोलूँगा मंगल ग्रह पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और टेक्निकली देखा जाए कुछ तो परिवर्तन होगा, वो नगण्य मात्रा में तापमान में वृद्धि होगी। मैंने देखा कि मैं घर में अगर आपका आग जलाता हूं तो लोग बोलते हैं समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसे कई बार आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। छोटी छोटी चीज़ों को मिलके जो भी इफेक्ट आता है ग्लोबली, उसको आप ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे मेरा प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हो या उत्क्रमणीय हो, कमरे के बाहर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने इस कमरे में अगर आग लगा दी तो इस कमरे का तो तापमान बदलेगा, अचानक से भी बदलेगा और धीरे धीरे भी बदलेगा, उत्क्रमणीय भी होगा या अनुत्क्रमणीय, लेकिन कमरे के बाहर का तापमान सदैव लगभग नियत रहेगा, बहुत धीरे धीरे बदलेगा। और धीरे धीरे बदलने का मतलब है कि आपका वातावरण तो उत्क्रमणीय ही लिखा जाएगा। और जैसे आपने कहा उत्क्रमणीय, तो Q आपका चूंकि रुद्रोष्म था तो Q हुआ 0, और ये Q अपॉन T आपका बन गया 0। लेकिन जो हमने निकाला ये वातावरण की बात करी है। किसी प्रक्रम के स्वतः या अस्वतः होने के लिए डेल्टा एस निकाला जाता है ब्रह्मांड का। परिवेश तो स्वतः प्रक्रम होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उत्क्रमणीय तो बता दिया। अब अगर ध्यान से देखे जाए तो जिसकी स्टडी करते हैं उसे बोला गया निकाय, और निकाय है आपका अनुत्क्रमणीय, इसीलिए Q अपॉन T जैसा फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। और जब फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता तो हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि Q इक्वल टू आपका आता है DE माइनस W। वर्क में मैंने बताया था आपको, Q अगर 0 है तो DE इक्वल टू W बनेगा। D का बेसिक फॉर्मूला रखा आपने NCV/dt, और आपने बेसिक फॉर्मूला वर्क का भी रखा है माइनस P एक्सटर्नल dV। मैंने आपको बताया था कि कभी आपको अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ तब आप P2 की बात करते हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की और क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको 1 ATM, मतलब कि आपने P2 लिया है इसमें बाह्य दाब। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हुआ कि यहाँ पर मैंने 1 ATM क्यों लिखा हुआ है? आपने इसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद फॉर्मूला बन गया NCV T2 माइनस T1, और ये बन गया -1 DV अपॉन DV। और ध्यान देते हुए कि मैंने इसको P2 लिखा है, चूँकि P2 किसके बराबर होता है? P एक्सटर्नल के बराबर होता है। 1.dV का जब हमने समाकलन किया तो ये आएगा आपका अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, मतलब V2 माइनस V1। यहाँ पर आपने NCV T2 माइनस T1 किया। ध्यान दीजिएगा T1 का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 600 केल्विन के आसपास का तापमान दिया है, ठीक है। और इस पूरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। अब अगर मुझे आदर्श गैस दी गई है तो वॉल्यूम को मैं आराम से बना सकता हूँ PV इक्वल टू nRT, और जब जब वॉल्यूम लिखा जाएगा तब मुझे लिखना पड़ेगा nRT अपॉन प्रेशर। मुझे N पता है, R पता है, चेक कीजिएगा बाहर चले गए। मुझे टेम्परेचर T1 पता है और T2 नहीं पता, और प्रेशर पता है। इस टाइप से मैंने यहाँ पर इस डेटा को कॉपी कर लिया। इस पूरी इक्वेशन में मेरा एक ही अननोन है जिसका नाम है T2, और फुल एंड फाइनली मैंने T2 यहाँ पे निकाल लिया। मुझे निकालना था डेल्टा एस, लेकिन मैंने निकाला है T2। तब हमने क्वेश्चन से पूछा कि हमने क्यों निकाला है, तो उन्होंने कहा एक फॉर्मूला जो आपको एडवांस वाले बच्चों को याद करना चाहिए, वो फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिख दिया है। और फॉर्मूला है आपका NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। बात समझ में आ गई? क्या मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन में मुझे N पता है, CV पता है, T2 T1 600 केल्विन है, और T2 अभी आप निकाला है 460 केल्विन। बात करते हैं जो दूसरा टॉपिक बचता है NR ln V2 अपॉन V1। अगर आप आदर्श गैस की बात करते तो फॉर्मूला बनेगा PV इक्वल टू nRT।
यहाँ पर तापमान भी बदल रहा है। तब आप बोलेंगे यहाँ पर केवल n और r नियत है, इसका मतलब जो वॉल्यूम रहेगा उसका फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर डिवाइड बाई प्रेशर। इसका मतलब V2 अपॉन V1 का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, बोलेंगे T2 अपॉन P2 अपॉन T1 अपॉन P1। ये नहीं कर देना कि V2 अपॉन V1 को आप P1 अपॉन P2 लिख दो, वो कब होता है जब टेम्परेचर भी नियत रहे। यहाँ पर टेम्परेचर भी बदल रहा है, मतलब तापमान भी बदल रहा है। अब तो सही है। अब ये डेटा आपने जब यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया होगा तब आपने कहा कि ठीक है, हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद जो आपकी नई इक्वेशन बनेगी वो भी लिखनी पड़ेगी। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ds का फॉर्मूला क्या बनेगा, NCV ln T2 अपॉन T1, और नया फॉर्मूला बन जाएगा NR ln T2 अपॉन T1 इंटू बताते रहेगा P1 अपॉन P2। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कभी ln के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मानते हो कि आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ तक आप सीधा लिख सकते हैं कि फॉर्मूला बन जाएगा NR ln, बताइएगा क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा P1 अपॉन P2। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि ये डेटा और ये डेटा कॉमन लिया जा सकता है? अगर इन दोनों डेटा को कॉमन लिया जाए तो फॉर्मूला बनेगा ln T2 अपॉन T1, तो एक साथ आ गया। क्या बोल सकते हो, यहाँ पर n भी अगर कॉमन ले लिया जाए तो फाइनली बन जाएगा CV प्लस R का फॉर्मूला, और लास्ट वाला आपका रहेगा NR ln P1 अपॉन P2। क्या आपने कभी सुना होगा CV प्लस R को क्या लिखा जा सकता है? बोलेंगे इसे तो हम CP लिख देते थे कभी। और फॉर्मूला आपको जो ds का बनेगा वो बन जाएगा, क्या बताओ, NCP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2, और यही फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको लिमिटेड फॉर्मूले ही याद करने हैं। अब मुझे क्वेश्चन में P1 पता था, P2 पता था, मैंने डेटा लिखा, T1 मुझे 600 केल्विन दिया गया था और T2 मैंने यहाँ पर निकाल दिया था। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रुद्रोज प्रक्रम करना है तो सबसे पहला टारगेट होता है मैं आपको T2 बता के दिखाऊंगा। कुछ भी करके अगर आपने T2 निकाल दिया तो आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं रुद्रोज प्रक्रम में। अब आपने T2 निकाला, T1 निकाला, बाकी सब आपको पता थे कि CP की वैल्यू कितनी थी, तो हमने कहा CP की गैस देखिएगा, गैस कौन सी गैस है, तो उन्होंने कहा त्रिपरमाणविक आदर्श गैस है। त्रिपरमाणविक आदर्श गैस है, और जबकि उनको त्रिपरमाणविक आदर्श गैस के साथ में लिखना चाहिए था कि वो अरेखीय की बात कर रहे हैं या वो रेखीय की बात कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ कि आपको यहाँ पर CP की वैल्यू 4R दी गई है। जब आपने सबकी कैलकुलेशन करी तो आपका जो डेटा आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ब्रह्मांड से पूछा कि भाई आपका जो वातावरण उसका वैल्यू कितना था, तो उन्होंने कहा देखो मेरा तो जो वातावरण की बात कर रहे हो उसका डेटा तो 0 आया था। हमने कहा ठीक है भाई, निकाय जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ उसका डेटा कितना, तो उन्होंने कहा अरे इसका डेटा तो आपने अभी निकाला है कि इसका डेटा पॉजिटिव आएगा, क्या ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा? और अगर ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा तब आप बोलेंगे कि ये तो रैंडमनेस या अव्यवस्था बढ़ रही है, इसका मतलब प्रक्रम कैसा हो गया? बोलेंगे स्वतः प्रक्रम। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः प्रक्रम। नॉर्मली जब हम इसे सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज तो कई बार वो रह जाता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिंगल क्वेश्चन है लेकिन बार बार करेंगे, और बार बार करने के बाद अगला क्वेश्चन आ गया मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार का मतलब है कि आपने निर्वात के अगेंस्ट काम किया है। पहली बात, जब आप बात करेंगे वातावरण की, परिवेश की, तो भाई जब आपने कहा रुद्रोष्म प्रक्रम तो नो डाउट ये तो 0 ही होना है। और आपका अगर रिवर्सेबल प्रोसेस या उत्क्रमण प्रक्रम है तब आप बोलेंगे Q अपॉन T फॉर्मूला लगा सकते हैं, और Q की वैल्यू 0, रुद्रोष्म प्रक्रम है। कुल मिला के परिवेश तो 0 आ गया, जो कि रेड कलर से इंडिकेटेड है। इस पर्टिकुलर की चैप्टर की जो प्रिंट आउट लेंगे वो कलर लीजिएगा, जिससे कि चीज़ें समझ में आए आपको। बात करते हैं इस पर्टिकुलर का मुक्त प्रसार के लिए निकाय की बात। अगर P एक्सटर्नल 0 है तो दाब 0, दाब 0 का मतलब वर्क 0, रुद्रोष्म है तो Q 0 हुआ, W 0 हुआ तो डेल्टा E 0 हुआ,
DE 0 हुआ तो DT 0 और इसका मतलब T1/T2 समान माना जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये आपको बता दिया गया था। Q/T केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? बोलेंगे केवल उत्क्रमणीय के लिए। ये डेरिवेशन लगभग 3 पेजेस का है जो कि अलग से आपको यूट्यूब के लिंक पे मिल जाएगा, बट नीड नहीं होती। जैसे आज की डेट में इरोडोव नहीं पढ़नी चाहिए, मॉरिसन बॉयड नहीं पढ़नी चाहिए, और भी कुछ बुक्स हैं जो नहीं पढ़नी चाहिए। इंटरेस्ट आता है बट सिलेक्शन नहीं होता आपका। तो अगर बात करेंगे बेसिक फॉर्मूले की तो हम बोलेंगे बेसिक फॉर्मूला था आपका NCV/ln T2/T1 प्लस NR। ठीक है भाई, आपने कहा तापमान समान है तो ये तो वैल्यू आपका 0, चूंकि ln T2/T1 बन जाएगा ln1 और ln1 की वैल्यू होती है 0। अब जब आपने कहा इस पर्टिकुलर पर टेम्परेचर सेम बना हुआ है तो मैं क्या बोलता हूँ, PV = nRT में n कांस्टेंट, रीजन बंद आपका बर्तन है, गैस लीक नहीं होगी और कोई अभिक्रिया नहीं होगी। R नियत और टेम्परेचर, इसका मतलब P1V1 = P2V2 करते ही आप क्या लिख सकते हैं कि V2/V1 का फॉर्मूला इस बार बन जाएगा क्या, P1/P2। हमने इसको यहाँ पर उठा के कॉपी किया और अगर आपको P1 P2 की वैल्यू दी गई है तो आप यहाँ से डेटा निकालेंगे पॉजिटिव डेटा। जिसको स्टडी करते हैं निकाय उसका डेटा पॉजिटिव आया, जो वातावरण है उसका डेटा 0 आया, तो कुल मिला के टोटल आंसर कितना आ गया, बोलेंगे पॉजिटिव। और जैसे ही आपने कहा ये डेटा पॉजिटिव आ गया तो प्रक्रम तो आपका स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। ये सिंगल क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं ये आपको खुद करने हैं एडवांस वालों के लिए। और लाइन से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्यूशन के साथ में, तो आपको ये करना ही रहेगा। इसके बाद में अगला एक टॉपिक आता है जो कि NCERT ने भी लिखा हुआ है, जिसका टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। फिजिक्स वाला नहीं है, ये केमिस्ट्री वाले हैं किरचॉफ जी। किरचॉफ लॉ ने कहा ये इतना बड़ा टॉपिक आप शॉर्टकट में कैसे समझाएंगे, तो हमने कहा शॉर्टकट में अगर आपको समझाया जाए तो एक रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रफ कॉपी का यूज़ करना है बार बार। अगर मैं कभी बोलता हूँ DH का फॉर्मूला NCP/dt, ये आपने पढ़ा था, मैंने DH के बीच में कहीं स्पेस बनाया और कहा NCP/dt, लिखेंगे धीरे धीरे जिससे चैप्टर इजी रहे। और यहाँ पर आपने दोनों तरफ डेल्टा लगाकर कलर पेन से यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना दिया, डेल्टा ऐड किया, दोनों तरफ ब्रैकेट ऐड किया। उसके बाद मैंने किसी तीसरे कलर से यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन बनाया और बाद में कहा कि भाई मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 1 होगा। अगर आप इंटीग्रेशन 1.dx करते हैं तो आप क्या लिखते थे, x2 - x1, याद करो। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं डेल्टा H लिखता हूँ तो इसे क्या लिखा जा सकता है, बोलेंगे डेल्टा H2 - डेल्टा H1 = इंटीग्रेशन ऑफ NCP और dt। कभी कभी ये ऑपरेटर के बाहर जा सकता है, अगर NCP नियत है और अगर NCP परिवर्तित हो रहा है तो आप इसे इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे। समाकलन या अवकलन के बाहर केवल वही जा सकता है जो नियत रहेगा। बेसिक चीज़ है, रफ कॉपी पर आपको इसको लिखना चाहिए। ऐसा मत करना कि आप एक मूवी देख रहे हैं, सिलेक्शन होना इतना फन नहीं है, आपको रातों रात बैठना पड़ता है और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। अब ये हमने किरचॉफ क्यों पढ़ा, इसको भी तो देखना पड़ेगा। अगर देखा जाए और कई बार पूछा जाता है कि आपने कई बार पढ़ा होगा IE की फुल फॉर्म क्या होती है, बोलेंगे एक होती है आयनन ऊर्जा, अगली होती है आयनन, बताओ क्या होती है, बोलेंगे एंथैल्पी, 3 वर्ड पढ़े होंगे आपने, और अगला एक टर्म होता है आयनन विभव। टेक्निकली ये सभी के सब अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार इन तीनों को एक बोल दिया जाता है, लेकिन एडवांस वाले बच्चे तो बोलेंगे कि दोनों तो अलग अलग हैं। जब रैट और माउस अलग अलग हो सकते हैं तो आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी भी अलग अलग हो सकती हैं। हमने कहा कैसे होता है, तो उन्हें कहा देखिएगा जो भी आप लैब में काम करेंगे वो नियत दाब पर करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर विलगित निकाय, अगर आप विलगित परमाणु लेते हैं और उसमें से अंतिम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या आपने इसको आयनन बोला था। अगर मैं Cp की बात करने लगूं तो ये जो पर्टिकुलर A बना हुआ है एकल परमाणविक, तो एकल परमाणविक के लिए Cv का डेटा होता है 3r/2,
और Cp का डेटा होता है 5r/2, याद होना चाहिए। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दो चीज़ें बची, एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन। इसका Cp भी 5r/2, इसका Cp भी 5r/2। चेक करो, क्या ऐसा लगता है कि अंत में ये दोनों बचे हैं? इनिशियली आपका ये बचा हुआ था, तो क्या डेल्टा का मतलब जानते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर में से ये डेटा जैसे ही माइनस किया तो फुल एंड फाइनल मेरा आंसर कितना आ गया? 5/2r। क्लियर है? हमने वही हैश लॉ लगाने की ट्राई करी और हैश लॉ लगाते ही हमने कहा कलर पेन का यूज़ करते रहेगा। डेल्टा H = NCP, डेल्टा डेल्टा दोनों तरफ लगाया और लिख दिया इसको कुछ इस टाइप से। किसी अभिक्रिया के लिए ये हमें पता चल चुका है कि 5/2r आएगा। इसमें टेम्परेचर नहीं है तो हम इसको समाकलन के बाहर लेके जा सकते हैं। हमने कब काम किया? बोलेंगे अगर मैं 0 डिग्री केल्विन पर काम करता हूँ तो उसे बोलूँगा डेल्टा H 0, और अगर मैं टेम्परेचर T पर काम करता हूँ तो उसे बोलूँगा डेल्टा HT। डी डेल्टा H से पहले मैं अगर 1 मानता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? आपका यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समाकलन आपको पढ़ना पड़ेगा, समाकलन पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं जब ये ऑपरेटर के बाहर चला जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये डेटा बन जाएगा 5/2r इंटू T-0, और घुमा फिरा के ये डेटा आपके पास तैयार हो गया। जब हमने इसे और ज़्यादा स्टडी किया तो पता चला कि जब 0 केल्विन पर आप डेल्टा H निकालते तो उसका नाम क्या होता है? आयनन ऊर्जा। और जब किसी गिवन टेम्परेचर पर आप बात करते तो उसका नाम क्या होता है? आयनन एंथैल्पी। तो बताइएगा एडवांस वाले बच्चे, आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी में किसका डेटा ज़्यादा होगा? तो बोलेंगे आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। कितना अधिक होगा? बोलेंगे 5/2RT। दिक्कत है? कोई बात नहीं। हाँ, चैप्टर अगर आपको आवर्त सारणी पढ़ा जाए तब आप आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी को कई बार एक मान लेते हैं, जो कि फंडामेंटली तो गलत है एडवांस वाले बच्चों के लिए। सिमिलरली अगर आप बात करने लगे और बोला जाए कि आपने कभी सुना होगा EGE को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते थे इसको, और इलेक्ट्रॉन बंधुता तो बोलते थे शायद इसको, और इसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, जिसका नाम होता था EGE। नॉर्मली हम लोग कई बार बताए थे कि EGE और EA का डेटा में केवल माइनस का अंतर होता है, टेक्निकली दोनों अलग अलग होते हैं। हमने कहा क्या अलग अलग होता है? बोलेंगे ये तो निकाला जाता है 0 केल्विन पर और ये निकाला जाता है T केल्विन पर। NCERT ने दिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। वो अलग बात है कि बॉटम में 2 लाइन अलग कलर से लिख दी है कि अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी हमने किरचॉफ से किया, और किरचॉफ से देखने के बाद पता चला कि एक फॉर्मूला बन चुका है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी = इलेक्ट्रॉन बंधुता का माइनस साइन माइनस 5/2RT। खुद करना होगा और समझना होगा, और इसके तुरंत बाद NCERT भी आपको चेक करनी होगी, क्या NCERT में अभी भी दिया है या नहीं दिया।